मुझे धीरे बोलना है, आपको तेज बोलना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा जय गोरखा, आप बोलना जय भारत, है ना। जय गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखा। मैं आप सबको कलिम्पोंग की इस पुण्य भूमि को मैं नमन करता हूं और आप सबको जो मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। नौजवान मित्रों को नमस्कार। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानीय कल्याण दीवान जी, संसद में मेरे साथी और आपके लोकप्रिय नेता मेरे छोटे भाई सम्मानीय राजू विष्टा जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश का नेतृत्व बैठा है। आपने दोनों लोगों की बात सुनी है। सम्मानीय श्रीमती भारती घोष जी जो प्रदेश की उपाध्यक्ष है, सम्मानीय शांतु बसु जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और प्रदेश के महामंत्री हैं। हमारे यहाँ की परंपरा में संगठन मंत्री बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो नाम और सम्मान नहीं करवाते हैं। ऐसे हमारे किशोर वर्मन जी जो हमारे प्रांत के सह संगठन महामंत्री, नीरज जिम्बा जी एमएलए दार्जिलिंग, अभी हमारे बीच में जो पिछले प्रवास में भी मेरे साथ थे सम्मानीय श्रीमान सिंह जी जनरल के अध्यक्ष है, प्रताप खाती जी अखिल भारतीय गोरखा लीग के हमारे सम्मानीय नेता, मंचस्थ सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आज यहां से हो रही है और ये पहाड़ को संदेश देने की कोशिश है। और मैं भी आपसे उस अवसर पर विनती करने के लिए आया हूं कि गोरखाओं ने, चाहे वो नेपाली हों या अन्य लोग रहने वाले लोग हों, एक लंबे संघर्ष का इतिहास लिखा है और वो इतिहास कीमत चुकाने वाला है। उसने बड़ी कीमत चुकाई है। मैं नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का प्रभारी था, वहां भी मैंने गोरखाओं की हालत देखी है। एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विरासत को अपने जीवन में रखने वाला गोरखा, भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला गोरखा अपने अधिकारों की लड़ाई वर्षों से लड़ रहा है। लेकिन मैं आज पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि यहां पर लोकसभा का प्रतिनिधित्व जब भी होता था, आपकी एक इच्छा होती थी कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति हो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने आशीर्वाद देकर, आपने अपने बेटे को, आपने अपने बच्चे को, एक योग्य व्यक्ति को दार्जिलिंग से प्रतिनिधित्व देकर भारत की संसद में पहुंचाया। ये शायद आपको उस दिन संतोष हुआ होगा कि गोरखाओं का नेतृत्व संसद के भीतर है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहता हूं कि हमारी लड़ाई के मुद्दों को कहीं ना कहीं तय करना चाहिए। हमारी लड़ाई के मुद्दे क्या है, वो मुद्दे पूरे कैसे होंगे। इतनी लंबी लड़ाई के बाद पहली बार बंगाल की धरती पर यह अवसर आया है जहां कमल खिलने जा रहा है और उसके बाद आपकी आकांक्षाएं और आपकी अपेक्षाएं पूरे होने वाली है। इसमें आपका साथ, आपका आशीर्वाद और आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। जब हम लड़ाई में साथ थे तो सत्ता में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए, ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। जिन लोगों का संकेत सांसद जी ने किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब आप लड़ते रहे, आप संघर्ष करते रहे और जब चीजें पूरी होने का मौका आया तो आप समाज के दुश्मन बनने के लिए क्यों तैयार हैं। गोरखाओं के अच्छे समय का यही वक्त है जब राज्य में और केंद्र की सरकार एक होगी
तब जाकर हम उन मसलों को ठीक कर पाएंगे जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। और उसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हम धारा 370 को हटाने के लिए बरसों से संघर्षरत, लगातार लड़ाइयां लड़ रहे थे। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो मुखर्जी कहां पैदा हुए? वो मुखर्जी इसी बंगाल की धरती पर पैदा हुए। उस बंगाल की धरती पर आज ये सवाल किए जा रहे हैं कि केंद्र के मंत्री बंगाल क्यों आ रहे हैं। अरे ममता दीदी, केंद्र का मंत्री बंगाल नहीं आएगा तो क्या बांग्लादेश जाएगा? इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जब तुम दिल्ली जाती हो तो क्या परदेसी हो जाती हो? चलिए, हमारी बात तो राजनीतिक प्रतिवाद की है, विरोध की है, लेकिन कम से कम डॉक्टर मुखर्जी की भावनाओं का ही सम्मान कर लिया होता। डॉक्टर मुखर्जी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। बंगाल की धरती पर पैदा होने वाला वो मेधावी, वो साहसी, वो त्यागी, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद पहली मनोनीत सरकार का योजना मंत्री बनाया। चितरंजन का रेल कारखाना देने वाले डॉक्टर मुखर्जी, देश के भीतर विद्वत्ता की शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी जिसका नाम है डॉक्टर मुखर्जी। जैसे ही देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर हमारे भारत में मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री लिखता था। डॉक्टर मुखर्जी ने विरोध किया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा, आप भी प्रधानमंत्री होंगे और दूसरा भी प्रधानमंत्री लिखेगा। एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। देश ने राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया, तिरंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया जाता। आजादी के बाद वहां पर जम्मू कश्मीर की रियासत का झंडा फहराया जाता था। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। देश की संसद ने कानून बनाया, जम्मू कश्मीर ने विरोध कर दिया। जो कानून संसद में पास होंगे वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। हर कानून के नीचे लिखा जाता था, जम्मू कश्मीर छोड़कर। मित्रों, मैं उन नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है ये इसका प्रमाण है। जो लोग धीरज खोने वाले लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरी इस बात पर गौर जरूर करना। डॉक्टर मुखर्जी ने सत्ता को लात मारी, मंत्री परिषद से त्याग पत्र दिया और जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में ऐलान किया। उस समय जम्मू कश्मीर में परमिट लगता था। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बगैर वीजा और परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करूंगा, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। वो गए, उनको गिरफ्तार किया गया, जम्मू कश्मीर की जेल में उनकी शहादत हुई। आज तक पता नहीं चला कि वो स्वाभाविक मौत की हत्या थी, लेकिन उस बलिदान ने देश को परिणाम दिए। वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो मुख्यमंत्री बना वो प्रधानमंत्री नहीं लिख पाया। इस देश में एक प्रधान हो गया, जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही प्रधानमंत्री लिख पाया। उसके बाद वहां तिरंगा फहराया गया, वो दूसरी मांग भी पूरी हो गई, देश में तिरंगा फहराया जाने लगा। लेकिन तीसरी मांग अभी भी लगातार चलती रही थी। लेकिन जब उत्तर बंगाल के लोगों ने संसद के भीतर बड़ी संख्या में सांसदों को चुनकर पहुंचाया 2019 में, तो पहले ही सत्र में, और आप भाग्यशाली हैं कि आपके सांसद उस समय मेज थपथपा रहे थे जब हम धारा 370 को अलग कर रहे थे। ये बड़ी श्रद्धांजलि है डॉक्टर मुखर्जी को। 50 साल लग गए धारा 370 हटने में आजादी के बाद। आपकी लड़ाई भी पुरानी है। जो उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि यदि आपको भरोसा करने लायक कोई नेतृत्व है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो गोरखाओं को उसका अधिकार देगा, उसका न्याय देगा। और ये बात हमें ताकत के साथ कहनी चाहिए, ये बात हमें जिम्मेदारी के साथ में कहनी चाहिए कि वो नेतृत्व जिसने पूरे देश में, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे शौचालय हो, जब दिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं और जो उन लोगों से जरूर पूछिए जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, अरे हम दीनदयाल उपाध्याय के विचार को मानने वाले लोग हैं। हम सत्ता में रहें तो भी काम करते हैं, हम सत्ता में ना रहें तब भी हम काम करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूँ, जहाँ लगातार हम लोग बरसों से सत्ता में रहे। मैं पूछता हूँ, अगर मॉडल देखना है तो वहाँ पर जाइए। जो लोग हमसे सवाल करते हैं मैं उनसे कहता हूँ,
कि जहां हमारी राज्य सरकारें काम करती है वहां जाकर देखिए। मैं बंगाल में लगातार 6वीं बार उत्तर बंगाल के दौरे पर हूं। मैं जहां पर भी जाकर देखता हूं यहां पर न्याय दिखता नहीं। ये तो क्या पहचान है बंगाल की। मैं देश का संस्कृति मंत्री हूँ, मैं देश का पर्यटन मंत्री हूँ। पहाड़ पर आने के बाद में जब मैं महसूस करता हूँ कि क्या है, आज हमारी ये बच्चियां नृत्य कर रही थी, नेपालियों का नृत्य क्या है, ये तो फ्यूजन है। ये भी होना चाहिए। नई पीढ़ी कहीं ना कहीं मिक्स होकर अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करती है, लेकिन संगीत कब उभरेगा, नृत्य कब सामने दिखेगा, आनंद कब होगा, जब शांति होगी। विकास कब होगा, जब शांति होगी। व्यापार कब होगा, जब शांति होगी। नृत्य कब होगा, जब शांति होगी। गान कब होगा, जब शांति होगी। लोग उत्सव में नाचते हैं, आनंद में नाचते हैं, भयभीत होकर कोई नृत्य नहीं करता। मैं संस्कृति मंत्री होने के नाते गर्व करता हूं। जब मुझे अवसर मिला तो मैंने कहा कि वास्तव में नॉर्थ बंगाल का नृत्य नीचे होता है हमारे राजवाड़ी में बोए चंडी नृत्य। इस बार 26 जनवरी के बाद राष्ट्रपति जी के यहाँ जो चाय का कार्यक्रम होता है उसमें चंडी नृत्य हुआ। राजू बिष्टा जी में सारे सांसदों को राष्ट्रपति बुलाते, जब वहां पर सांसद जा रहे थे, हमारा नेपाली सांसद तो एक ही था, लेकिन वहां गान बज रहा था, धुन बज रही थी, वो नेपाली थी। मुझे लगता है कि ये देश है। हमें अपने नेतृत्व के बारे में सोचना होगा। हमारे यहाँ छोटी छोटी पार्टियां काम करती है। सिंह जी जैसे नेता यहाँ पर बैठे हुए, मैं उन सबसे भी विनती करूंगा, हमारी पार्टियां चले, हम नेतृत्व दें, लेकिन हमारा विचार राष्ट्रीय होना चाहिए। हमारी सोच, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर हमें रोजगार देना है तो निश्चित रूप से हम सबको मिलकर कोई ना कोई एजेंडा बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम विधानसभा के स्तर पर घोषणा पत्र बनाएंगे, जिले के स्तर पर घोषणा पत्र बनाएंगे। हमारी सारी कोशिश होनी चाहिए इस यात्रा के बीच में जो भी समस्याएं हमारे सामने आए, हम मिल बैठकर उसके बाद उनके समाधान के रास्ते को चुनाव के पहले जनता के सामने दें, घोषणा पत्र के रूप में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र शपथ पत्र होता है। हमारे महामंत्री ने जो घोषणा की है वो घोषणा चुनावी घोषणा नहीं है। जो वादा किया जाएगा वो वादा पूरा होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि समय काल पर मतभेद हो सकता है, कार्य प्रणाली पर मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं संस्कृति मंत्री के नाते कह सकता हूं, जो बातें मैंने कही थी वो आज सारी पूरी हो रही है। मैंने कहा था कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बंगाल की धरती पर होगा। ये ऐलान मैंने 1 साल पहले किया था, और उसके बाद में कूच बिहार में हुआ, वहां तृणमूल धरने पर बैठ गई। मैंने कहा याद रखना, ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है। तुमने राजवाड़ी का अपमान करने की कोशिश की है, लेकिन ये कार्यक्रम बदलेगा नहीं। ना अतिथि बदलेगा, ना समय बदलेगा, और ना कार्यक्रम बदलेगा। आप उन कलाकारों का अपमान करना चाहते हैं, उन लोग नृत्य करने वाले लोगों का अपमान करना चाहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आखिरकार उनको अपनी गलती सुधारनी पड़ी, और राजवाड़ी का वो कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया। आज मैं भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को, जब मैं दार्जिलिंग में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की शुरुआत करूंगा, हम सब वहां मौजूद होंगे। मैंने कहा था राजू बिष्टा जी से कि जितने भी हमारे लोक नृत्य हैं, हमारे लोक गायन है, ऐसे लोगों को ये मंच मिलना चाहिए। ये मंच मिलता नहीं है। पहले दिल्ली में 7 दिन का कार्यक्रम होता था। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में जो भी ग्रुप, जो भी व्यक्ति अपना कार्यक्रम देता है, वो उसी दिन राष्ट्रीय स्तर का कलाकार हो जाता है। हमने तय किया है कि हमारे लोक नृत्य देश के सामने प्रस्तुत हों। हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा नृत्य, हमारा गायन, ये बच्चियां जो यहाँ पर नृत्य कर रही हैं, ये हमको आनंदित करने के लिए नहीं, सिर्फ आनंदित करने के लिए नहीं है, ये हमारा गर्व होना चाहिए। आपका जीवन क्या है? पहाड़ का जीवन, उसकी जो संस्कृति है वही उसकी ताकत है। उसका नृत्य, उसका गायन, उसका भोजन, उसका पहनावा, उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी साधना है। उस साधना को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकारों का मतलब सिर्फ सड़क, पुलिया और नाली बना देना नहीं है। हमारे जीवन के आनंद को सुरक्षित रखना, ये भी बड़ी जरूरत है। और इसलिए मुझे लगता है अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूँ। मैं दार्जिलिंग में, जब मैं अभी दार्जिलिंग में जाऊंगा
तो मैं पिछली बार आया था, मैंने कहा होम स्टे क्यों नहीं हो सकते? पहाड़ पर, वहां ऊंचाइयों पर रहने वाले लोग, क्या उनके मकान अच्छे नहीं हो सकते? आज की जो नई पीढ़ी है वो होटलों में रुकना नहीं चाहती। विदेश से आने वाले लोग होटल में रुकना नहीं चाहते। जीवन तुमने देखा है, वो चाहते हैं कि आपके बीच में रहें, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि चीजें हाइजीनिक मिले, स्वच्छता हो, वहां पर वो अपनी रोजमर्रा की चीजों को ठीक कर लें। और मुझे लगता है कि ये रोजगार के अवसर भी होंगे और हम अपनी संस्कृति के बीच में रह पाएंगे। हमारा रोजगार अगर हमें अपने घर में मिले तो वो ज्यादा 100 गुना अच्छा होगा। उससे अच्छा कि हमें 1 लाख रुपया हमारे क्षेत्र को छोड़कर जाकर मिले, उससे ज्यादा आनंददायक होता है कि मेरे घर में मुझे रोजगार मिले। और इसलिए मैं ये विनती करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ, आपसे नहीं, कि इस देश में प्रधानमंत्री आवास योजना आई। दीनदयाल जी का मैंने जिक्र किया था। दीनदयाल जी कहते थे, जो मांग कर मिले वो भीख होती है, वो अधिकार नहीं होता। 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, जो मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाते हैं, क्या किसी देश के गरीब ने नरेंद्र मोदी जी को आवास बनाने के लिए कोई आवेदन दिया था क्या? जी नहीं, नहीं दिया। और जब योजना देश में लागू हुई तो उसमें कोई पार्टी, उसमें कोई जाति, उसमें कोई धर्म का हिसाब था क्या? बंगाल को छोड़ दें, यहां तो टीएमसी को ही मिलता है, बाकी किसी को मिलता ही नहीं है। ऐसा देश में कहीं नहीं होता। आप मध्य प्रदेश में जाइए, वहां पर लिस्ट टंगी रहती है पंचायत में, अगर आपका नाम 21वें नंबर पर है तो जब तक आपको नहीं मिल जाएगा 22वें नंबर के व्यक्ति को मिलेगा नहीं। ये कैसे बदल सकते हो आप? ये नहीं कर सकते, ये अन्याय है। जरूरतमंद को मिलना चाहिए और उसके क्रम के साथ उसे मिलना चाहिए। मैं पूछता हूं, गैस कनेक्शन के लिए माताओं बहनों को पूरे देश में गैस कनेक्शन मिले हैं, किसी ने निवेदन किया था मोदी जी? किसी ने निवेदन नहीं किया। शौचालय के लिए किसी ने निवेदन किया था? जी नहीं, नहीं किया। और इसलिए मुझे लगता है कार्य की इस प्रणाली पर हम सबको गौर करना पड़ेगा। हमारा जीवन, मैं पहाड़ का जीवन साधक का जीवन मानता हूँ। बिना साधना के कोई पहाड़ पर रह नहीं सकता, ये बात आप तय मानकर चलिए। जो अपनी आवश्यकताएं कम करके रखता है, बाकी चीजों को मेहनत से कमाता है, उस साधक के जीवन को मैं नमन करता हूँ। मैं आज अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे आपके बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला है। पर आज समय की मर्यादा है, यात्रा को पूरा दिन पूरा करके फिर से इसी स्थान पर वापस आना है, इसलिए मैं लंबी बात ना करते हुए यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे यही विनती करता हूं कि एक बार उसी जज्बे के साथ, उसी साहस के साथ, उसी चरित्र के साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और आशीर्वाद दीजिए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है संभलने का, अब संघर्ष का रास्ता नहीं, अब हम सुख हो, आनंद के साथ अपने अधिकारों को पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के भीतर आए और भारतीय जनता पार्टी को ही अपना आशीर्वाद देकर एक क्लीन स्वीप का रास्ता अपनाएं, ताकि राष्ट्रीय राजनीति में हम सबका एक योगदान हो। ये कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात शांति से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।